ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद कि वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबा पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस पॉडकास्ट का मौजू हैं। पॉडकास्ट के पहले हिस्से का इख्तिताम 30 जुलाई 1948 को होने वाली एक पुरस्रार मुलाकात पर हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना से उस वक्त के वजीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली मिलने आए थे। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। मोहम्मद अली जिन्ना की हालत आइंदा कुछ रोज में इतनी बेहतर हो गई कि 3 अगस्त को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने उनसे लाहौर जाने की रुख्सत भी हासिल कर ली। बज़ाहिर उसका सबब ये नजर आता है कि चंद दिन बाद ईद आने वाली थी और डॉक्टर इलाही बख्श ये ईद अपने अहले खाना के साथ मनाना चाहते थे। मगर अभी उन्हें लाहौर पहुंचे एक दिन गुजरा था कि उन्हें डॉक्टर आलम के साथ शुआओं के जरिए इलाज करने का आला अल्ट्रा वायलेट एपरेटस लेकर फौरन ज़ियारत लौटने की ताकीद की गई और 6 अगस्त को ये आला लेकर ज़ियारत पहुंच गए। डॉक्टर रियाज हुसैन शाह ने उन्हें बताया कि उनकी गैर हाजिरी में जिन्ना बहुत कमज़ोर हो गए और उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, मगर इंजेक्शन लगाने से उनकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद उल फितर थी। इसी शाम बरकी शुआओं से जिन्ना के इलाज का आगाज हुआ, मगर ये उन्हें मवाफिक नहीं आया और उनके पैरों पर कुछ वरम सा हो गया। 9 अगस्त को डॉक्टरों ने राय दी कि ज़ियारत की बुलंदी मरीज के हक में अच्छी नहीं और उन्हें कोयटा मुंतकिल कर देना चाहिए। जिन्ना पहले तो 15 अगस्त से पहले सफ़र के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि इसी साल जून में फैसला हो चुका था कि यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन अपने मौलजीन के इसरार पर वो 13 अगस्त को कोयटा जाने पर रजामंद हो गए। जिन्ना के ज़ियारत के क़याम के ज़माने की बात है कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना से पूछा, आपके भाई को कुछ खाने पर कैसे आमादा किया जाए, उनकी खास पसंद का कोई खाना बताएं। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जो चंद ऐसे खाने तैयार करता था कि भाई उनको बड़ी रग़बत से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो बावर्ची कहीं चला गया। उन्हें याद था कि वो लायलपुर का रहने वाला था और कहा कि शायद वहां से उसका कुछ अता पता मिल सके। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की कि इस बावर्ची को तलाश करके फौरन ज़ियारत भिजवाया जाए। किसी न किसी तरह वो बावर्ची मिल गया और इसे फौरन ही ज़ियारत भिजवा दिया गया। ताहम जिन्ना को इसकी आमद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने की मेज पर उन्होंने अपने मरगूब खाने देखते हुए ताज्जुब का इजहार किया और खुश होकर खासा खाना खा लिया। जिन्ना ने इस्तफसार किया कि आज ये खाने किसने बनाए हैं, तो उनकी बहन ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने हमारे बम्बई वाले बावर्ची को तलाश करके यहाँ भिजवाया है और उसने आपकी पसंद का खाना बनाया है। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। अर्ज किया कि यह कारनामा हुकूमत पंजाब ने अंजाम दिया है, किसी गैर ने तो खर्च नहीं किया। फिर जिन्ना ने बावर्ची से मुतालिक फाइल मंगवाई और इस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना फराहम करना हुकूमत के किसी इदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील तैयार की जाए ताकि मैं इसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जिन्ना ज़ियारत में 1 माह क़याम के बाद जब 13 अगस्त 1948 की शाम कोयटा वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी मौलजों से कहा, बहुत अच्छा किया कि आप मुझे यहाँ ले आए। ज़ियारत में मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पिंजरे में बंद हूँ। कोयटा पहुंचने के बाद 16 अगस्त को उनके मौलजीन ने एक मरतबा फिर उनके एक्सरे और दीगर टेस्ट लिए। एक्सरे के नताइज से मालूम हुआ कि जिन्ना की सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है और टेस्ट के नताइज ने भी इसी राय को तक़वियत दी। चुनाचे मुआलिजीन ने जिन्ना को मसरूफ़ रखने के लिए उनको अखबारात के मुतालिया की इजाज़त दे दी और उन्हें बाज़ दफ्तरी फाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया। कोयटा पहुंचने के बाद जिन्ना की सेहत चंद रोज़ के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकान महसूस किए बगैर रोज़ाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका मेदा भी बेहतर काम कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद
हलवा पूड़ी तैयार करवा के शौक से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाजत से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर कोई आदी सिगरेट नोश बीमारी के दौरान सिगरेट तलब करे तो ये उसकी सेहत की जानिब लौटने की अलामत होता है। अब डॉक्टरों ने जिन्ना की सेहत का मजीद जायजा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें कोयटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना स्ट्रेचर पर लेटे लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जिन्ना से कहा गया कि उनकी क़यामगाह में रिहाइश के लिए उनको एक ख़त तहरीर करना पड़ेगा, तो उनकी उसूल पसंदी ने उन्हें ये ख़त तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो मुमलिकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी मुमलिकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करें। 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायद आज़म का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद जाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और अस्तवार करने के लिए भी देर तक जिंदा रहें। मेरे वहमो गुमान में भी ये न आया था कि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। उनके ये अल्फाज और उनका अफसुर्दा और यास अंगेज लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। जिन्ना ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज ज़बान से अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से यकसर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिन्ना की तबीयत बतदरीज बेहतर होने लगी, इसलिए जिन्ना की मुज़महिल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो जिन्ना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले उनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि कोई बात ज़रूर है जिसने उनके जीने की आरजू मिटा दी है। यही वाक़या फातिमा जिन्ना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिन्ना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जितनी जल्द चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में उदासी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिन्ना ने ज़ियारत से बरी फौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक ख़त तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस ख़त में उन्होंने लिखा, मैंने आपके ख़त की एक नकल कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फ़ंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के महाजिर फ़ौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज़ डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फ़ौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिन्ना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मिर्ज़ा अबू अल हसन इस्फ़हानी को लिखा कि वो जिन्ना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फ़याज़ अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिन्ना की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी नकाहत में इजाफा होता चला गया।
ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिना के सेक्रेटरी फरूख अमीन ने जिना से किसी की मुलाकात करवाना चाही, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था, ताहम इस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि यह मुलाकाती वो खुद थे, ताहम इसरार करने के बावजूद जिना से मुलाकात में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिना को मुतला किया कि अब जिना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, और ये कि अब वो फकत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन उसी दिन जिना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में उनकी जबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो, आइन, मैं उसे मुकम्मल करूंगा बहुत जल्द, मुहाजिरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो। 11 सितंबर 1948 को जिना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग तैयारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें तैयारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिना बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फातिमा जिना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फरूख अमीन भी इसी तैयारे में सवार थे। तैयारा जिना को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिना की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही ज़िलाई इंतज़ामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जिना और फिलिस डनहम उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिना की कैडिलैक कार में सवार हो गए। जिना की एम्बुलेंस ने अभी फकत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जिद्दोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जिना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। उधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी पर मुस्तजाद वो सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और उनमें उन्हें उड़ाने की सक्कत ना थी। फातिमा जिना और सिस्टर डनहम बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिना में इतनी सकत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौके पर यह अमर इतना ताज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत में किसी ने यह जानने की जहमत भी ना की कि जिना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज लोग कहते हैं कि जिना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदारान उनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि उसी सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी तैयारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद मुतवक्के है? वाकफान हाल बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे थे तो उसी शाम वजीर आजम हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था।
ये नामुमकिन है कि उस इजलास में जिना की बीमारी ज़ेर बहस ना आई हो। इसके बाद जब मीर लायक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रिहाइशगाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर जफरुल्लाह खान को जिना की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौल मीर लायक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए थे। इस पस मंज़र में जिना की कराची आमद से हुकूमत के कारपरदाजों की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदही करती है, ये सवाल आज भी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन दिनों मकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज़्ज़त कराची का हर फर्द करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। ये वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। कयास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जिना को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ-दे सफ़र जिना ने इस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और ना ही कोई तौजी। श्री प्रकाश ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जिना के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने उस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिना के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिना सादा मिजाज आदमी हैं, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिना फ़कत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टर ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिना से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिना के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फातिमा जिना माय ब्रदर में लिखती हैं, जिना ने 2 घंटे की पुरसकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाईं जानिब को आहिस्तगी से ढलक गया और उनकी आंखें बंद हो गईं। इस पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं मुहक्किक और मौरिख अकील अब्बास जाफरी। आप उनका तहरीर करदा आर्टिकल bbcurdu.com पर भी पढ़ सकते हैं।